दिव्या, दिव्या कहाँ रह गई? ये काम इससे ढंग से होता नहीं। अरे कहाँ रह गई? जी बस आपका टिफिन ही तो पैक कर रही थी, बोलिए। ये क्या है? कहाँ है मेरा सामान? मेरे सॉक्स कहाँ है? कितनी बार कहा है कि मेरा सामान सब मेरे हाथ में दे दिया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे पर मैंने यही तो रखे हैं आपके सॉक्स। अच्छा, इसका मतलब मैं अंधा हूं, तुम यही कहना चाहती हो ना? वाह, यही संस्कार है तुम्हारे। पति को कुछ भी कह दो। नहीं जी, मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, शायद मेरी गलती होगी। शायद बोल रही हो अभी भी? तुम्हारी ही गलती है, समझी? जल्दी करो, मेरा मुंह क्या देख रही हो? सॉक्स दो मेरे। तुम्हारी तरफ फ्री नहीं हूं, बहुत काम है मुझे। अभी देती हूँ, ये लीजिए। ये सॉक्स पहनता हूं मैं? 2 साल हो गए हमारी शादी को, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि मुझे कौन से सॉक्स पसंद है। पता नहीं माँ ने क्या देखकर मेरी शादी तुमसे करवा दी। 1 मिनट, दूसरे निकाल देती हूँ, बस 1 मिनट। रहने दो, मैं खुद ही निकाल लूंगा। अरे तुम्हारी दाल को इतनी सीटियां लग गई है, कहाँ रह गई? ये लो, अब ये मत कहना कि खाना भी जला दिया। नहीं नहीं नहीं, आपका टिफिन तो मैंने तैयार कर दिया है, आपका नाश्ता भी तैयार है। आप जल्दी से नीचे आ जाइए, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। जल्दी आ जाइए मतलब? अब तुम मुझे हुक्म दोगी कि मुझे जल्दी करना है या लेट? हाँ? नहीं जी, मैं तो बस। क्या मैं तो बस? मेरी पत्नी हो तो झुक कर रहो। तुम मेरा एहसान मानो कि मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ कह दी, नहीं तो बैठी होती अभी तक बिना शादी के। इतना परिवार तुम्हें कहीं मिलेगा? ना हमने तुमसे कोई दहेज लिया, ना कुछ मांगा। इतना अच्छा कमाता हूं मैं, इतना अच्छा घर गाड़ी सब कुछ मिला है तुम्हें, फिर भी जब देखो गलतियां करती रहती हो। जी अब जाओ भी, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? नाश्ता लगाओ, आ रहा हूं मैं। जी जी। दिव्या और आकाश की शादी को 2 साल हो गए थे, लेकिन आकाश के मन में दिव्या के लिए जरा भी इज्जत नहीं थी। वो उसे खुद से बहुत कम ही मानता था और आकाश की माँ हर बात में उसका साथ देती थी। अरे इतनी देर ऊपर क्या कर रही थी? नीचे खाना क्या मैं बनाऊंगी? नहीं माँ जी, वो इनका सामान नहीं मिल रहा था तो। अरे तू सामान रखती नहीं ढंग से तो मिलेगा कहां से? पता नहीं कितनी गलतियां करती रहती है पूरे दिन में। बेचारा मेरा बेटा सब कुछ सहन करता रहता है। अरे आप जल्दी कर, मेरा मुंह क्या देख रही है? नाश्ता लगा और मेरे लिए एक अच्छी सी चाय भी बना देना। जी माँ जी। अरे अभी तक नाश्ता नहीं लगा? ये लीजिए, आ गया आपका नाश्ता, आपका जूस, ये आपका पर्स, रुमाल, घड़ी, गाड़ी की चाबी। मेरे शूज पॉलिश कर दिए तुमने? अरे कहाँ, इसे कहाँ याद रहता है आकाश बेटा। अभी कर देती हूँ। मेरी चाय अभी तक नहीं बनाई? बन गई है माँ जी आपकी चाय, बस आप छान लीजिए, तब तक मैं इनकी शूज पॉलिश कर लेती हूँ। ये क्या तरीका है? माँ क्यों करेगी काम? है तुमसे 2-3 काम भी नहीं होते ठीक से? नहीं, चाय बन गई है बस। अरे रहने दे बेटा, अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। उससे आता नहीं तो सारे काम वैसे ही मुझे करने पड़ते हैं। अरे कोई बात नहीं, मैं खुद ही ले लेती हूँ चाय। दिव्या दिव्या, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। ये तो माँ और मैं अच्छे हैं कि तुम्हें कुछ कहते नहीं तो कोई और ससुराल होता ना तो पता नहीं तुम्हें कितने ताने मार चुके होते। अरे अब क्या करे बेटा, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती ना इसकी तरह। सच कह रहा है आकाश, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम्हें हम जैसे लोग मिल गए जो तुम्हें किसी बात के लिए कुछ कहते नहीं तो जैसी तुम्हारी आदत है ना, सारा दिन सबकी डांट ही खाती रहती तुम। अरे अब जाओ, मेरे जूते पॉलिश कर दो, जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी जी, जा रही हूँ। कावेरी और आकाश की नजर में दिव्या कुछ भी नहीं थी। उन्हें लगता था कि वो उसे संभाल रहे हैं। दिव्या को उनसे अच्छा ससुराल कभी मिल ही नहीं सकता था, जबकि दिव्या की हर आज़ादी पर, हर फैसले पर उसकी ससुराल वालों का ही राज चलता था। माँ जी, मैं सोच रही थी शाम को वो मौसी जी की बेटी की शादी में मैं ये वाली साड़ी पहन लूँ। मुझे ये रंग बहुत पसंद है और मुझ पर अच्छी भी लगेगी। अरे दिव्या बहू, यह कैसा रंग है, हैं? बताओ, ये साड़ी पहनकर तुम मेरी नाक कटवाने की सोच रही हो क्या? इसे और आता ही क्या है माँ। ये बिल्कुल अच्छा रंग नहीं है, ये साड़ी पहनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पसंद करूंगी साड़ी, वही पहनकर चलना, ठीक है? पर माँ जी, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है और इसका रंग ना मेरा बहुत फेवरेट है। सच में ये मुझ पर बहुत सूट भी करेगी। अरे जब माँ कह रही है कि नहीं जचेगी तुम पर, तो बहस क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें पता ही क्या है, ना फैशन का पता है ना किसी रंग का। माँ जो कह रही है वो सुनो और वही साड़ी पहनो, ठीक है? जी ठीक है।
बस यही यही देखो कैसे मुंह फुला रही है। इससे तो लगता है कि मैं इसकी दुश्मन हूँ। अरे मैं तुम्हें समझा रही हूँ क्योंकि तुम्हें समझ नहीं है। इसमें ऐसे मुंह क्यों लटका लिया, जैसे मैं वो फिल्मों वाली सासों की तरह तुम्हें परेशान करती हूँ। माँ तो उल्टा तुम्हें सपोर्ट ही करती है। तुमसे कितनी गलतियां होती है, फिर भी तुमसे कुछ नहीं कहती। और तुम हो कि हर छोटी बात में मुंह फुला लेती हो। अरे छोड़ना बेटा, अब आजकल की लड़कियों को तो कुछ कहने का फायदा ही नहीं है। मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ इसका भला सोचने की, लेकिन क्या करे। ठीक है, अब छोड़ो माँ, इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। ये ऐसी ही है, जाने दो। नहीं माँ जी, सॉरी। अगर आपको मेरी वजह से दुख पहुंचा हो तो मैं वही पहनूंगी जो आप कहेंगी। आ जाओ, कमरे में जाओ, मैं आती हूँ साड़ी पसंद करना। और सुनो, वो काले रंग वाली चप्पल पहनना, ठीक है? पता चला पता नहीं क्या पहन लिया तुमने। जी ठीक है माँ जी। दिव्या को हमेशा यही जताया जाता कि उसे ज्यादा समझ नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है। बात बात पे उसके फैसले को नकारा जाता था और कई बार आकाश उसकी सबके सामने बेइज्जती भी कर देता था। सुनो दिव्या, शाम को मेरे दोस्त सुनील और नीरज आ रहे हैं। उनके लिए बढ़िया सा नाश्ता और जूस तैयार रखना, ठीक है? जी जी, मैं उनके लिए बहुत बढ़िया नाश्ता बना दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बोल तो ऐसे रही है, न जाने क्या ही बनाने वाली है। देखो, पहले से ही कह देता हूँ, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझी? मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी जी, मैं सब कुछ अच्छे से बना लूंगी। ठीक है, तो शाम को मैं उन्हें अपने साथ ले आऊंगा। जी। आकाश शाम को अपने दोस्तों के साथ घर आता है। उसके आने से पहले ही दिव्या ने सारी तैयारियां कर रखी हैं। सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से टेबल पर सजा कर रखा था। अरे आओ आओ, बैठो बैठो। अरे ये इतना सजा धजा के क्यों रखा है? ये गुलदस्ता और ये सब हम मेहमान थोड़ी ना है। और वो भी गुलाबी रंग का है सब, ऐसे लग रहा है लड़कियों के लिए है। अरे अब क्या करे, मेरी बीवी ना थोड़ी ऐसी है, पता नहीं उसे क्या सोचता रहता है सारा दिन। अरे कोई नहीं भाई, अब तू क्या कर सकता है इसमें? वो मैंने सोचा आप सबको ऐसा सजा धजा सब कुछ अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने। जब तुम्हारा दिमाग है ही नहीं तो चलाने का क्या मतलब है? हैं? बताओ, खामखा सबके सामने मुझे शर्मिंदा करती रहती हो। अरे अब छोड़ ना, हो जाती है गलती, जाने दे। अरे तुम दोनों को पता नहीं है, जब से शादी हुई है ना, जान ही दे रहा हूं सब कुछ, यही सोच के कि मेरी पत्नी है, जाने दो जाने दो। लेकिन ये है कि कुछ समझती नहीं, बस अपनी ही समझ से काम लेती रहती है। पत्नी का काम है पति की सुनना और जैसा वो कहे वैसा ही करना। और इसके अलावा और कुछ नहीं। आगे से मुझसे पूछे बिना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, समझी? जी। और ये नाश्ता इतना ठंडा हो गया है, इसे फिर से गर्म करके ले आओ, जाओ। जी। चल आजा बैठ जा, तूने बहुत सही किया, बहुत कंट्रोल में है भाभी तेरे। हमारी बीवियां भी हमसे पूछे बिना कोई काम नहीं करते। और क्या, बीवियों का काम ही पतियों की सुनना है। दिव्या की लाख कोशिशों के बाद भी आकाश और कावेरी हमेशा ही दिव्या को ही गलत ठहराते। उसे कभी वो इज्जत नहीं देते जो एक बहू को मिलनी चाहिए अपने ससुराल में। लेकिन दिव्या चुपचाप सब कुछ सहती और अकेले जाकर कमरे में रोकर अपना दिल हल्का कर लेती। 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस घर में मैं वो इज्जत नहीं कमा पाई हूँ। समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। ये लोग समझते क्यों नहीं कि मुझे भी बुरा लगता है जब ये लोग मुझे सुनाते हैं, लेकिन मैं किससे कहूँ? कौन सुनेगा मेरी? माँ को कहती हूँ, उन्हें सब बताती हूँ। हेलो दिव्या, कैसी है बेटा तू? माँ मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ यहाँ। अरे क्या हुआ बेटा? माँ मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस घर में मुझे वो इज्जत नहीं मिली। मैं जो भी काम करती हूँ आकाश और माँ जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो जब देखो मुझे सुनाते रहते हैं। माँ मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसा नहीं कहते दिव्या, ऐसा तो हर घर में होता रहता है बेटा। लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है। अब जैसे भी है तो तेरे पति और सास ही ना। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं माँ, 2 साल हो गए, अब तक कुछ ठीक नहीं हुआ। मुझे घुटन होती है यहाँ। दिव्या, औरतों को ये सब सहना ही पड़ता है बेटा। देख, रोना बंद कर। और तू गलतियां काम करेंगी तो वो भी तुझे कुछ नहीं कहेंगे। हैं? बंद कर रोना, जा काम पर लग जा। ये सब तो सबके घर में होता ही रहता है। दिव्या की बात को और उसके मन को समझने वाला कोई भी नहीं था, ना उसके ससुराल वाले और ना ही उसके मायके वाले।
और इन सब के बीच उसकी बड़ी ननद जो विदेश में रहती थी उसके आने की खबर मिलती है, जिसे सुनकर दिव्या और ज्यादा घबरा जाती है। सुन दिव्या, कल तेरी ननद नताशा आ रही है। वो तेरी शादी में नहीं आ पाई थी ना उस वक्त, इसलिए वो इस बार पूरा 1 महीना रुकेगी। और हाँ, उसके सामने ना ये हरकतें मत करना। पता है कनाडा में रहती है वो, बहुत पढ़ी लिखी और समझदार है। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी की मैं अच्छे से खातिरदारी करूं। बोलती तो तुम बहुत कुछ हो, लेकिन हरकतें तुम्हारी वही की वही रहती है। आज ही सब कुछ तैयारी कर ले, कल को क्या क्या बनाना है, कैसे बनाना है। कल मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए। नताशा के आने की खबर से दिव्या और ज्यादा घबरा गई थी, क्योंकि वो पहले ही आकाश और कावेरी के ताने सुन रही थी। ऐसे में अगर उसकी ननद ने भी उसे पसंद नहीं किया तो ये सब सोचकर ही उसे बेचैनी सी हो रही थी। इसीलिए सुबह वो जल्दी उठ गई थी और उसने बहुत कुछ तैयार कर लिया था। अरे इतना सब बनाया है? जी, मुझे पता नहीं ना दीदी को क्या क्या पसंद है, तो मैंने सब कुछ ही बना दिया। ठीक है ठीक है, अब बस नताशा को तेरे हाथ का खाना पसंद भी आए। ये लो, मैं ले आया दीदी को। माँ, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ बेटा, कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे। दिव्या, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी, आइए ना बैठिए। हाँ हाँ, आ जाओ, तुम भी बैठो, आओ। अरे इससे काम है दीदी, ये नहीं बैठेगी। जाओ तुम दीदी के लिए पानी लेकर आओ। हाँ, और जाओ खाना लगा दो, और ठीक से लगाना। हाँ चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे तू बैठ बेटा, ये कर लेगी ना, इसका काम है तो खुद ही करेगी। हाँ दीदी, तुम जाओ खाना लगा दो। नताशा को अपने माँ और भाई का बर्ताव अजीब सा लगता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। और इस तरफ दिव्या ने नताशा के लिए बहुत कुछ तैयार किया था। दिव्या, तुमने इतना सब बनाया है? हाँ दीदी, मुझे पता नहीं था आपको क्या पसंद है, तो मैंने आपके लिए सब कुछ बना दिया। आप खाकर देखिए ना, आपको कैसा लग रहा है। हाँ हाँ, खाकर देखेगी ही। वैसे ना ये इतना खास तो बनाती नहीं, लेकिन अब जो है सो है। हाँ दीदी, सब में गड़बड़ करती रहती है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। आप चक्कर कहिए ना। क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? ये खाना तो बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसा खाना तो मैं खुद भी नहीं बना सकती। दिव्या, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, सच में मुझे तो मजा आ गया। तुम्हें पता है, माँ को तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। तुम्हें पता है, कभी कच्चा तो कभी पका हुआ बना देती थी, पर तुमने तो जबरदस्त खाना बनाया है। थैंक यू दीदी। और तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो, हमारे साथ खाना खाओ। अरे नहीं नहीं, उसे रसोई में काम है बेटा, वो पूरा करके खा लेगी। हाँ, और मेरे लिए गरम रोटी लेकर आओ, ये बिल्कुल ठंडी हो गई है। जी बस अभी लाई। नताशा ने अपने भाई और माँ को समझ लिया था कि वो दिव्या के साथ कितना गलत बर्ताव कर रहे थे, पर नताशा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। दिव्या, तुम अंदर हो? मैं आ जाऊं कमरे में? अरे हाँ दीदी, आइए ना, आपको पूछने की क्या जरूरत? आपको कुछ चाहिए था? कुछ ले आऊं आपके लिए? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए कनाडा से गिफ्ट लाई थी, बस वही देने आई थी। गिफ्ट? मेरे लिए दीदी आप गिफ्ट लेकर आई? अरे अरे, क्या हुआ दिव्या, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, 2 सालों में इस घर में आज पहली बार कोई मेरे लिए कुछ लाया है, ये देखकर मन भर आया। अरे दिव्या, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं है दीदी, इस घर में मैं अभी तक वो इज्जत नहीं कमा पाई जो एक बहू की होती है। शायद मुझ में ही कोई कमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है दिव्या, तुम जैसी लड़की नसीब से मिलती है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। थैंक यू दीदी, आपके आने से पहले तो मुझे डर लग रहा था कहीं आप मुझसे नाराज ना हो, लेकिन आप तो ननद के रूप में बहन निकली। अब तुम्हारी ये बहन आ गई है ना, अब देखो मैं सब कुछ कैसे ठीक करती हूँ। नताशा ने दिव्या को प्यार दिया, जिसके लिए वो कब से तरस रही थी, लेकिन अब भी उसके पति और सास को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। दिव्या, दिव्या कहाँ हो? जल्दी करो, कुछ अच्छा सा बना दो, मेरे दोस्त आए। जी बस मैं अभी बना देती हूँ। तेरे दोस्त आ रहे हैं तो तुझे पहले बताना चाहिए था ना दिव्या को। अरे इसमें बताना क्या है दीदी, पत्नी है मेरी, मेरे दोस्तों का ख्याल नहीं रख सकती क्या? अच्छा, तो तेरे दोस्त की पत्नियों ने तुझे कितनी बार बुलाया खाने पे? वो मैं। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं ठीक हूँ। सुनील, आज तुम्हारी पत्नी को फोन करो, हम सब आज तुम्हारे घर चलते हैं, ठीक है?
मेरे घर? नहीं नहीं नहीं, रिया अभी सो रही होगी। सो रही होगी तो उठा देना यार। अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं उठा सकता। अरे कोई बात नहीं, मैं फोन लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, फोन मत लगाइए। उसे पता चला कि मैं दोस्तों को ला रहा हूँ तो पता नहीं क्या करेगी, मुझे ही घर से निकाल देगी। और एक दिव्या है जो अपने पति के दोस्तों के लिए इतना सब तैयार करती है जिसके बदले में उससे इज्जत भी नहीं मिलती। आकाश, आजकल की लड़कियां अगर तुम उनसे ऊंची आवाज में बात करो ना तो पलट कर जवाब दे देती है। और दिव्या, तुम्हें कभी नजर उठाकर देखती भी नहीं। ऐसी बीवी की तुम इज्जत नहीं करते। और माँ, तुम याद है आकाश को कितनी लड़कियों ने रिजेक्ट किया था? उस वक्त तो तुम बहू के लिए तरस रही थी, और अब दिव्या जैसी इतनी प्यारी लड़की को तुम ऐसे ट्रीट करती हो। तुम दोनों को तो शुक्र मनाना चाहिए कि दिव्या ने आज तक किसी से कुछ कहा नहीं तो वो चाहती ना तो सारे मोहल्ले को तुम दोनों का मेंटल टॉर्चर बता सकती थी। आपको पता है, ऐसा बर्ताव अगर आप दोनों ने कनाडा में किया होता तो अभी तक जेल जा चुके होते। एक औरत के लिए ससुराल में इज्जत और प्यार ही सब कुछ होता है, और उसे कभी कुछ नहीं चाहिए होता है। ये लीजिए, मैंने गर्मा गर्म पकोड़े बना दिए हैं। अब रहने दो दिव्या, मत दो उन्हें, उनकी बीवियां बनाकर खिलाएगी उन्हें। हाँ भाभी, हम चलते हैं। आओ दिव्या, यहाँ बैठो, हम सब साथ में मिलकर खाएंगे। हाँ बहू, आजा, हम सब आज साथ मिलकर अपनी प्यारी बहू के साथ खाना खाएंगे, और आज मैं खुद सबके लिए हलवा बनाऊंगी। वैसे दिव्या, एक बात बताऊं, माँ ना हलवा बहुत बुरा बनाती है। टीना और अनु देवरानी जेठानी थी। टीना छोटी बहू थी और अनु बड़ी बहू। बड़ी बहू सिर्फ नाम के लिए बड़ी नहीं थी, घर के सारे बड़े काम और जिम्मेदारियां भी अनु के हिस्से में ही थी। अनु, ऐसा करो, खाने की तैयारियां तुम ही देख लेना बेटा। वो टीना तो अभी नई नई आई है, उसे अभी हमारी पसंद नापसंद जानने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर तुम तो जानती हो ना, अंकुर और तुम्हारे पापा जी खाने के टेस्ट के मामले में कितने पर्टिकुलर है। खाना उनके हिसाब से नहीं बना तो पूरा घर सर पर उठा लेंगे। मैं देख लूंगी मम्मी जी, मैं जानती हूँ पापा जी के गुस्से के आगे टीना नहीं टिक पाएगी, और मेरे रहते उसे किसी की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी, आप चिंता ना करें। अनु को भी अभी घर में आए 3 साल ही हुए थे, लेकिन 3 साल में उसने जैसे 30 साल के बराबर अनुभव जमा कर लिया था। नई नवेली दुल्हन होने पर भी उसने कभी किसी काम से मुंह नहीं मोड़ा। ससुर के गुस्सैल स्वभाव से डरे और घबराए बिना अनु ने न जाने कितनी ही बार उनकी डांट खाई, लेकिन हार नहीं मानी। कुछ ही दिनों में अनु पूरे घर की जान बन गई थी। ऐसा कोई काम या सामान नहीं था जिसकी जानकारी अनु को ना हो। जब मैं शादी करके आई तो मैं अकेली थी, मेरी मदद करने वाला यहाँ कोई नहीं था, लेकिन टीना के लिए तो मैं हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि पापा जी और अंकुर का जो गुस्सा मैंने झेला, टीना भी वो सब बर्दाश्त करे। अनु चाहती थी कि वो धीरे धीरे टीना को घर में सबकी पसंद के अनुसार ढलना सिखाए। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि उंगली पकड़ाई तो पहुंचा ही पकड़ लिया। कहने का मतलब है कि देवरानी टीना ने अनु के लाड़ प्यार और समझदारी का गलत ही मतलब निकाल लिया था। उसे तो अब काम चोरी और जेठानी पर ऑर्डर चलाने की आदत हो गई थी। टीना पूरा पूरा दिन बढ़िया से सज सवर कर यूट्यूब पर मेकअप वीडियो देखती, जबकि जेठानी अनु अकेले ही घर के कामों में उलझी रहती। धीरे धीरे समय अपनी चाल से आगे बढ़ता रहा और दोनों देवरानी जेठानी 2 बच्चों की माँ हो गई। लेकिन टीना के रवैये में अभी भी कोई अंतर नहीं आया था। घर में इतना काम रहने लगा था कि अनु को बस काम के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था। अनु भाभी, वो टीना भाभी घर पर है क्या? हाँ हाँ है ना, तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ उसे। टीना और रीटा भी बात कर रहे थे कि अनु चाय देने के लिए उनके कमरे में जाती है तो देखती है कि वो दोनों उसके बारे में ही बात कर रही हैं। टीना भाभी, आपका स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस और फैशन की तो पूरे मोहल्ले में चर्चा है, मानना पड़ेगा आपको। और आपकी इंग्लिश और ये भूरे बाल देख कर ना अंग्रेज भी एक बार का गच्चा खा जाएगा। अरे रीटा, क्या बात कर रही है? वो तो मैंने बस ऐसे ही कलर करा लिए थी। वैसे तो मुझे भी ना ब्लॉन्ड कलर ही पसंद है, मेरी पर्सनालिटी पर सूट भी करता है। और तुम्हारे भाई साहब तो कहते हैं मेरे नेल एक्सटेंशन देखकर उनका मुझसे कोई काम कराने का मन ही नहीं करता, कहीं मैले ना हो जाए। भाभी, कल तो मोहल्ले की औरतें बातें कर रही थी कि टीना को तो ग्रूमिंग क्लास शुरू करनी चाहिए ताकि सब आपकी जैसी इंग्लिश बोलना और पर्सनालिटी डेवलप करना सीख सके। अच्छा भाभी, जब आप पर्सनालिटी कोच बनोगी ना तो सबसे पहले अपनी जेठानी को ही ग्रूम करना। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अनु भाभी को ही इसकी जरूरत है।
अरे भाभी, कहाँ आप? कहाँ वो? कहाँ आपकी डिजाइनर साड़ियाँ, स्लीवलेस ब्लाउज, और कहाँ उनकी घरेलू काम वाले टाइप साड़ियाँ और उलझे बाल? आपका उनके साथ ना कोई मुकाबला ही नहीं है भाभी। आपकी सास क्या भांग पीकर उन्हें पसंद करके ब्याह कर कर लाई थी? इतना कहकर दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगती है। पड़ोसन रीटा के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर टीना बहुत इतरा रही थी, लेकिन दरवाजे पर खड़ी अनु ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसे बहुत दुख पहुंचा। जॉइंट फैमिली में सबकी काम निपटाते हुए कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। खुद के लिए समय निकाल ही नहीं पाती, क्या करूं? अब तो ये बिखरे बाल ही लोगों के लिए मेरी पहचान बन गए। अनु अभी सोच ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास आता है। मम्मा, कल स्कूल में मेरा पीटीएम है, मैम ने कहा है आपको भी आना है। अरे बेटा, कल सैटरडे है ना, सबकी छुट्टी होती है, मेरे पास बहुत काम रहता है, तो ऐसा कर पापा को साथ लेकर चले जाना। हाँ? क्या मम्मी, हमेशा आप पापा को ही पीटीएम में भेज देते हो, सबकी मम्मी आती है, और इस बार तो टीचर ने स्पेशली कहा है कि आपको आना ही है, वो कुछ डिस्कस करना चाहती है। बेटे की बार बार जिद सुनने के बाद आखिर में अनु पीटीएम में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन, अनु, आज छोले भटूरे बनाना नाश्ते में, और हाँ, तुम्हारे हाथ के खाने हैं, तुम छोटी पर काम मत टाल देना। पापा जी ने कह दिया तो कह दिया। अब अगर मैंने कहा कि मुझे आदि के साथ स्कूल जाना है तो पापा जी नाराज हो जाएंगे। जल्दी जल्दी सब काम खत्म कर लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी। अनु रसोई में जाकर जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगती है। उधर देवरानी टीना अच्छा सा मेकअप करके ब्लैक शिफॉन की साड़ी पहनकर मीटिंग में पहुंच जाती है। टीना टीचर से गिट पिट इंग्लिश में बात कर रही थी, जिससे उसकी बेटी डिम्पी गर्व से फूली जा रही थी। मीटिंग के बाद, डिम्पी, तुम्हारी मम्मा तो बहुत स्मार्ट और गुड लुकिंग है। आपको भी अपनी मम्मा की तरह अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करनी है। जी मैम। घर के किसी भी काम में हाथ लगाए बिना अनु मीटिंग अटेंड करके घर लौट आई, जिससे उसे भर भर कर तारीफें भी सुनने को मिल गई थी। इधर जिठानी बेचारी घर की सफाई और नाश्ते में लगी हुई थी। मम्मा, बस टीचर 12:30 तक ही स्कूल में मिलेंगी, जल्दी करो। बेटे का उदास चेहरा देख अनु जल्दी जल्दी में एक सिंपल सा सूट पहनकर बालों का जूड़ा बांधकर तैयार हो जाती है और स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल पहुंचकर आदि ने देखा कि बाकी के बच्चों की मम्मी कितनी मॉडर्न और सुंदर ड्रेस पहनकर आई हुई है, जबकि उसकी मम्मा बाकी औरतों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। आदि, ये तेरी मम्मी है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही पूछा। आदि ने देखा कि शुभम बाकी बच्चों के साथ मिलकर मुंह छिपाकर हंस रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद, मम्मा, आप ऐसे बनकर क्यों रहती हो? आपने देखा बाकी बच्चों की मम्मियाँ कैसे टिप टॉप लगती है, और एक आप हो, आपने कितने साल पुराना सूट निकाला था आज मीटिंग के लिए। अरे, ये क्या बात हुई बेटा? मैं वहां सूट की प्रदर्शनी लगाने गई थी या तेरी पेरेंट्स मीटिंग में गई थी? मम्मा, आपको समझ में नहीं आता? आपकी वजह से आज मुझे पूरे क्लास के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। सारे बच्चे कह रहे थे आदि अपनी मम्मा को नहीं दादी को लेकर आया है। पता नहीं क्यों आपका ड्रेसिंग सेंस ना बिल्कुल दादियों जैसा है। और आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकती थी क्या? बेटा, तुझे पता है ना मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती, और इंग्लिश बोलने से क्या होता है? हिंदी में बात करने से कुछ दिक्कत हुई क्या? अब रहने दो मम्मा, गलती मेरी है जो मैं आपको साथ लेकर आ गया, मुझे पापा को ही ले आना चाहिए था। अगले दिन स्कूल से आने के बाद आदि अपनी दादी के पास जाता है। दादी, आप पापा को बोल देना आज के बाद वही मेरे साथ स्कूल मीटिंग में जाए। मम्मी ने तो स्कूल में जाकर मेरी बेइज्जती ही करवा कर रख दी। अब जब से मम्मी स्कूल से आई है, मेरी क्लास के बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप भी बताओ, क्या जरूरत थी मम्मी को ऐसा पुराना सा सूट पहनकर मेरे स्कूल जाने की? और क्या मेरे लिए वो इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकती? आपने मेरे पापा की शादी ऐसी अनपढ़ लड़की से क्यों करवाई दादी? अगर मेरी भी चाची जैसी मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। मैं भी सारे दोस्तों के सामने इम्प्रेशन झाड़ता और क्लास में भी सब मुझसे इम्प्रेस हो जाते। ये कैसी बात कर रहा है बेटा तू? तुझसे किसने कहा कि तेरी मम्मी अनपढ़ है? जब तेरी मम्मी शादी करके इस घर में आई थी ना, तो वो इंटर कॉलेज में संस्कृत की गेस्ट लेक्चरर थी। वो तो घर की जिम्मेदारियां और तेरे जन्म के बाद उसने नौकरी छोड़ दी और घर गृहस्थी में ही रम गई। जिस माँ ने अपना करियर तक इस परिवार के लिए दांव पर लगा दिया, आज उसके साथ जाने में उसके बेटे को शर्म आ रही है?
बेटा घर में जो ज्यादा जिम्मेदार होता है ना, उसे अपने बारे में सोचने का समय नहीं मिलता। तेरी मम्मी दिन के 24 घंटे सिर्फ हम सब के लिए ही जीती है। और जो अंग्रेजी ना बोल पाए वो अनपढ़ होता है क्या? ऐसा किसने कहा तुझसे? कल तू अपनी अंग्रेजी की मैडम से संस्कृत के श्लोक का अर्थ पूछ कर आना। बता पाएगी वो? नहीं ना। तो बेटा किसी की शिक्षा को एक भाषा से थोड़ी ना आंका जाता है। और तेरी चाची करती क्या है लाली लिपस्टिक लगाने के अलावा? उसके दोनों बच्चों को भी अगर अनु टिफिन बनाकर ना देना तो रोज भूखे ही जाएंगे स्कूल। वो ही बता, आज तक कभी चाची ने तुम चारों को कुछ पढ़ाया है? कौन तुम्हारा होमवर्क कराता है? कौन पढ़ाई से लेकर खाना कपड़े हर बात का ख्याल रखता है? मुझे माफ कर दो दादी, मैंने तो ये सब कभी सोचा ही नहीं था। आप सही कहती है, मेरी माँ जैसा और कोई भी नहीं है। मैं आगे से कभी मम्मा के बारे में ऐसी बात नहीं सोचूंगा। अनु, बस बहुत पीस चुकी तू इस घर गृहस्थी में। अब समय आ गया है कि तू भी अपने ऊपर ध्यान दे, वरना इस तरह तो ये समाज तुझे बिल्कुल किनारे कर देगा। बेटा दूसरों के लिए जीने वाले की कोई अहमियत नहीं होती, इसलिए अब तू अपने बारे में सोच। मैंने आदि की प्रिंसिपल से बात कर ली है, वो मेरी पुरानी सहेली है। उसके स्कूल में संस्कृत के टीचर की जरूरत है, इसलिए अब तो स्कूल में पढ़ाने जाएगी। लेकिन मम्मी जी, अगर मैं बाहर जॉब करने लगूंगी तो घर कौन संभालेगा? क्या तेरी देवरानी है ना, बहुत लाली लिपस्टिक लगा ली उसने इतने साल। अब तू अपना देख, घर वो संभालेगी। अनु ने स्कूल में जॉब ज्वाइन कर ली। अब वो अच्छे से बन ठन कर सवेरे स्कूल के लिए निकल जाती और पीछे देवरानी टीना पूरा परिवार संभालती। इंग्लिश देवरानी अब कहीं भी जाती है तो जल्दी जल्दी में ऐसे ही बालों का जुड़ा बांध लेती है क्योंकि उस बेचारी के पास आजकल ग्रूमिंग के लिए समय कहाँ बचता है। बेचारी जब देवरानी भूली हो तो जेठानी उसका पूरा फायदा उठाती ही है। ऐसा ही कुछ अनोखी के साथ भी हो रहा था। अनोखी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो किसी की भी बात काटा नहीं करती थी और चुपचाप सबकी बात मानती, और इसी बात का फायदा आरती उठा रही थी। ऐसे ही एक दिन अनोखी की सास तारा की बहन आती है। अरे छोटी, तू यहाँ इतने दिनों बाद, वो भी ऐसे अचानक? अरे कम से कम मुझे तो बता देती, मैं राहुल या मुकेश में से किसी एक को भेज देती तुझे लाने के लिए। अरे जीजी, अचानक से प्लान बन गया और मैं कोई अकेली थोड़ी ना आई हूँ। मैं अपने बेटे बहू के साथ माता के मंदिर गई थी, तो वहाँ से आते हुए सोचा कि रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता है तो तुमसे मिलते हुए चली जाओ। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। मौसी सास की आवाज सुनकर अनोखी और आरती दोनों ही बाहर आती है। अपनी मौसी सास को देखकर दोनों बहुएं उनका आशीर्वाद लेती है और आरती मौसी सास से कहती है, आप जिस भी वजह से आई हो मौसी जी, अब आपको 2 दिन के लिए तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। क्यों माँ जी? अरे आरती बहू, मैं अकेली होती तो रुक जाती, पर मैं अकेली नहीं हूँ ना। मेरे बेटे बहू और भी कुछ रिश्तेदार हैं साथ में, तो इतने लोग यहाँ घर में। जी समझाओ ना बड़ी बहू को। माँ जी क्या समझाएंगी मुझे? आप इतने दिनों बाद आई हो, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। मुझे कुछ नहीं पता, आपको अब रुकना ही होगा, और आपके साथ वालों को भी। कहाँ है बाकी लोग? घर में बुलाइए ना उन्हें जल्दी से। और अनोखी, तुम जाकर सबके लिए चाय बना दो। जी, मैं बस अभी बना कर लाती हूँ। और सुनो, जब तक चाय बन रही है तब तक कुछ ठंडा पिला दो, और पहले पानी तो लेकर आओ, घर में मेहमान आए हुए हैं और तुम खड़ी होकर मुंह देख रही हो। हाँ दीदी, मैं बस अभी लेकर आती हूँ, जब तक आप सभी बैठिए ना। आरती खुद तो कुछ नहीं करती, पर सारा काम अनोखी के सर पर छोड़ देती है। बेचारी अनोखी भी घर में सबसे छोटी बहू थी, इस वजह से वो किसी की बात को मना नहीं कर पाती और चुपचाप सारे काम करती है। तो वहीं दूसरी ओर जबरदस्ती आरती मौसी सास और उनके साथ आए लोगों को रात भर के लिए रोक लेती है और अपनी देवरानी पर ऑर्डर चलाने लगती है। अनोखी, 10 बजने वाले हैं, खाना बनाया नहीं? हाँ दीदी, बस बन ही गया है। हद करती हो अनोखी तुम भी। गैस चल रहा है और कह रही हो कि खाना तैयार हो गया। ऐसे कैसे की जाती है मेहमान नवाजी? अरे दीदी, घर में इतने सारे मेहमान हैं और मैं अकेली हूँ, थोड़ा समय तो लगेगा ना। किसने कहा कि तुम अकेली हो? मैं भी तो हूँ। अरे मेरे बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगी। वो तो मैं हूँ जो लेट ही सही खाना सही से बन गया। बेचारे मेहमान भूखे पेट ना सो जाए। अच्छा, जो भी काम बचाए जल्दी करो, सब खाने के लिए बैठ चुके हैं, और जल्दी से बाहर खाना लेकर आओ, सबको परोस दूंगी मैं, क्योंकि तुम्हारे बस की तो है नहीं कुछ सही से कर पाना। इतना बोलकर आरती वहां से चली जाती है।
बेचारी अनोखी सारा खाना बनाने के बाद खाने को खाने के टेबल पर ले जाती है, जहां सभी मेहमान भर पेट खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। आरती भी अनोखी की कोई हेल्प नहीं करती और खाना खाकर सीधा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, जिसके बाद रात का सारा काम बेचारी अनोखी अकेली करती है। और अगली सुबह भी अनोखी को जल्दी उठना होता है, क्योंकि सभी मेहमानों को विदा जो करना था। मौसी जी आप जा रही हैं? अब की बार आए तो समय निकाल कर आना। हाँ छोटी बहू, क्यों नहीं, और तूने तो हमारा बहुत ख्याल रखा। अगली बार आऊंगी तो सिर्फ तेरे लिए समय निकाल कर आऊंगी। और माफ़ करना, इस बार तेरा काम मेरी वजह से बढ़ गया बेटा, पर अगली बार तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मौसी जी, अपनों की सेवा करने में परेशानी कैसी? सच में छोटी बहू, तू ना बड़ी बहू से भी काफ़ी ज़्यादा समझदार है। बड़ी बहू को तो खाली ऑर्डर देना आता है। देखो महारानी खुद अभी तक तो सो रही है। खैर अब मेरे जाने का समय हो गया है। और जीजी, तुम ना बहू लाखों में एक लेकर आई हो। वो तो है छोटी, अच्छा आराम से जाना। हाँ, मौसी सास को अनोखी का व्यवहार बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो जाते हुए अनोखी को दुआएं देकर जाती है। पर आरती तो ठहरी महारानी, उसका जो काम था उसने कर दिया था। सभी मेहमान घर से जा चुके थे, पर अब तक आरती महारानियों की तरह बिस्तर पर पड़ी थी। अब इसी तरह से कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन आरती अपने भैया भाभी और उसके बच्चों को अपने घर बुलाती है। क्या भैया, मेरी शादी की सालगिरह पर भी आप नहीं आएंगे तो मज़ा थोड़ी ना आएगा, और सब मुझसे आपके बारे में पूछेंगे। मैं लोगों को क्या बोलूँगी, सोचा है आपने? अरे बहू, जब तेरे भैया भाभी नहीं आना चाहते तो इतना जिद क्यों कर रही है? कौन सा हम पूरे मोहल्ले में पार्टी कर रहे हैं? घर में ही तो सेलिब्रेट करनी है तेरी शादी की सालगिरह। हाँ दीदी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे चुप करोगी तुम लोग? मैं फोन पर अपने भैया भाभी से बात कर रही हूँ ना। हाँ भैया, देखो ना, सब अभी से ही मुझे ताने देने लगे। आपको अपनी बीवी बच्चों के साथ आना है, मतलब क्या आना है? अगर आप नहीं आए ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ, इतना बोलकर आरती अपने भाई का फोन रख देती है। अब क्या था, आरती के इतना जिद करने पर आरती के भैया भाभी शादी की सालगिरह वाले दिन उसके घर आ जाते हैं। अपने भैया भाभी को देखकर आरती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। भैया आप आ गए भाभी और बच्चों के साथ? मुझे तो लगा था आप आओगे ही नहीं। और ये क्या, मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए हो? इसकी क्या जरूरत थी? आप आ गए, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा तोहफा है। अब बहन इतनी जिद करके बुलाए और भाई ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे पगली, तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। सच में भाई बहन का प्यार तो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। अच्छा बेटा, तुम लोग बैठो। बहू, मेहमानों के लिए कुछ नमकीन और बिस्किट का इंतजाम कर दे। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अब क्या था, घर से मेहमान को गए अभी हफ्ता भर नहीं हुआ था कि फिर से अनोखी के घर में मेहमान आ जाते हैं। और इस बार भी आरती जबरदस्ती करके अपने भैया भाभी और उसके बच्चे को रोक लेती है, जिसके बाद आरती सारा काम अपनी देवरानी से करवाती। मेहमानों की मेहमान नवाजी करते करते बेचारी अनोखी पूरी तरह से थक जाती है और एक दिन परेशान होकर अनोखी खुद से कहती है, मैं छोटी हूँ इसलिए कुछ कह नहीं पाती, पर दीदी तो मेरे सर पर ही चढ़ती जा रही हैं। जानबूझकर घर आए मेहमानों को रोक लेती हैं, जानबूझकर घर में मेहमान बुला लेती हैं और मुझे नौकर बना देती है। और उनके मायके वाले कितने बेशर्म हैं कि जा भी नहीं रहे। अब तो मुझे कुछ ना कुछ करके घर में आए मेहमानों को भगाना होगा। प्रभु माफ़ करना, वैसे तो घर आए मेहमान भगवान के बराबर होते हैं, पर ये मेहमान ना शैतान के बराबर है। अनोखी इतनी ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता और वो ठान लेती है कि बिना कुछ बोले वो भी अपनी जेठानी की तरह चालाकी करेगी और घर आए मेहमानों को भगा देगी। इसलिए अब अनोखी जानबूझकर मेहमानों को खाना देते समय कभी अपना सर खुजाती तो कभी पैर। ये सब देखकर आरती का भाई आरती से कहता है, आरती, तेरी देवरानी को खुजली की कोई बीमारी है क्या? वो जिस हाथ से खुजली करती है उसी हाथ से हमें खाना परोस देती है। मेरा तो अब जी नहीं करता उसके हाथ का खाना खाने का। अरे नहीं भैया, वो बिल्कुल ठीक है। हर बेवकूफ़ भी है, वो कभी मेरी बात टाल ही नहीं सकती, आप बेफिक्र रहो। आरती अपने भाई की एक नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। अब अनोखी रसोई में खाना बना रही थी, तभी आरती की भाभी ताका झाकी करने लगती है। आरती की भाभी को झांकते हुए देखकर जानबूझकर अनोखी बिना हाथ धोए
खाना बनाने लगती है और उन्हीं हाथों से कभी हाथ में तो कभी अपनी कमर पर खुजली करती है। ये देखकर आरती की भाभी का मुंह बन जाता है और वो सारी बात अपने पति को बताती है, जिसके बाद बिना कोई देरी करे आरती के भैया भाभी अपने बच्चों के साथ 9-2-11 हो जाते हैं और बेचारी आरती को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तारा की देवरानी घर आती है। इसने मेरे भैया भाभी और भतीजी को भगाया था ना, अब देखो कैसे करवाती हूँ मैं इससे मेहमानों की मेहमान नवाजी। अनोखी, चाची जी आई है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? जाकर मौसी जी के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। आरती की ये बात सुनते ही एक बार फिर से अनोखी अपने शरीर में खुजली करने लगती है और खुजली करते हुए अपनी जेठानी से कहती है, हाँ दीदी, बस अभी लाती हूँ, आप बैठिए ना। चाची जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। हाँ, इतना बोलकर अनोखी जानबूझकर मेहमानों के सामने खुजली करना शुरू कर देती है। अनोखी को इस तरह से खुजाता देख चाची जी घबरा जाती हैं और साफ साफ मना कर देती है। अरे नहीं नहीं बहू, तू क्यों तकलीफ करेगी, यही बैठ। बड़ी बहू, मुझे तो तेरे हाथ का खाना खाना है और जब तक मैं यहाँ हूँ तू ही मेरी सेवा करना। हाँ, क्या मैं? अच्छा ठीक है। इस तरह से आरती की चाल उसी पर भारी पड़ जाती है और ना चाहते हुए भी अब आरती को घर आए मेहमानों की मेहमान नवाजी करनी पड़ती है और अनोखी अपनी जिठानी की तरह आराम फरमाती है। एक ही तो है बीवी। डालो डालो, थोड़ा और डालो, कंजूसी क्यों कर रही हो? थोड़ा और डालो ना। एक काम करिए, सभी ले जाइए, लीजिए। वैसे भी आपको तो सब कुछ बांटने का शौक ही है ना। अरे इतनी मिठाई आई है तो रिश्तेदारों को तो देनी चाहिए ना। मैं कहाँ मना कर रही हूँ, मत दीजिए, लेकिन घर के लिए भी तो कुछ छोड़ दीजिए। आधी मिठाई जेठानी जी को देकर आएंगी और आधी चाची जी के घर में, और हमारे घर के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। अरे तो अपने भाई और भाभी को कुछ भी देने के लिए अब मुझे तुमसे पूछना होगा क्या? आपने आज तक मेरी कोई बात मानी भी है जो मुझसे पूछेंगे? देखो दिव्या, ये सब मेरे अपने हैं, इनके साथ नहीं बांटूंगा सब कुछ तो किसके साथ बांटूंगा? दुख सुख में अपने ही तो काम आते हैं। अरे पर मैं कहाँ आपको रोक रही हूँ ये सब करने से, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप जिनके लिए ये सब कर रहे हैं उन्हें आपकी कदर भी होनी चाहिए। अरे अपनों के बीच कभी फायदा नुकसान देखा जाता है क्या? पता नहीं क्यों बीवी आते ही पति के सारे रिश्तेदारों को अपना दुश्मन समझने लगती है, लेकिन मैं उन पतियों में से नहीं हूं जो पत्नी के कहने पर अपने खानदान से लड़ जाऊं। मेरे भैया भाभी चाचा चाची सब मेरे अपने हैं, मैं उनके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। आपकी मर्जी। पता नहीं क्यों आपको तो मैं ही बुरी लगती हूँ हमेशा। तुम बुरी नहीं हो दिव्या, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मेरे खानदान के बारे में ये सब कहती रहती हो। देखो मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि वो मेरे अपने हैं। जैसे तुम अपने मायके बालों से प्यार करती हूँ वैसे ही मैं भी करता हूँ। मुझे आपसे कोई बहस ही नहीं करनी। जाइए, ले जाइए मिठाई अपने रिश्तेदारों के लिए। यहाँ सामने ही तो जाना है, चलो तुम भी साथ में मिलाना उनसे। नहीं, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास वक्त नहीं है आपके रिश्तेदारों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाऊं। तुम और तुम्हारी बात है सच में। ठीक है, मैं भैया और चाचा जी के घर देकर आता हूँ मिठाई। आकाश के भाई भाभी और चाचा चाची का घर बिल्कुल उनके पास में ही था। आकाश अपने घर वालों से काफी करीब था, जिससे हर कोई होता है। उनके लिए कुछ भी करने में उसे खुशी ही मिलती थी, लेकिन पता नहीं क्यों दिव्या को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। वो हमेशा आकाश को अपने रिश्तेदारों के साथ घुलने मिलने से और कुछ भी देने से मना ही करती रहती, लेकिन आकाश कभी भी उसकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होता था। भाभी कहाँ हैं आप? अरे आकाश, तुम आओ आओ। अरे आजा आजा, कैसा आना हुआ? अरे कुछ नहीं भैया, बस घर पर ये अच्छी सी मिठाई आई थी तो सोचा आपके लिए भी ले आओ। बहुत अच्छी है, मिठाई खाकर देखिएगा आप। अरे वाह, तुझे तो पता है मुझे मिठाई कितनी पसंद है, ला दे। लीजिए। और थोड़ी मिठाई ना मैं चाची जी के घर दे आता हूँ। हाँ हाँ दे आना, लेकिन थोड़ी देर बैठो तो सही, मैं चाय बना देती हूँ, पीकर ही जाना। अरे रहने दीजिए, कोई बात नहीं भाभी। अरे ऐसे कैसे, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। अरे बना दो चाय, अदरक डालना, इसे बहुत पसंद है अदरक की चाय। भैया अभी भैया ये छत का काम अभी तक आपने करवाया नहीं? अभी बारिश के मौसम में ना बहुत दिक्कत होगी फिर। हाँ कब से सोच तो रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, कुछ पैसे कम पड़ रहे, काम शुरू ही नहीं करवा रहा हूँ। अगले महीने करवा दूंगा। अरे थोड़े पैसे मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं, आप काम करवा लीजिए। अरे नहीं नहीं, तू क्यों देगा पैसे, करवा लूंगा मैं। भैया हम दोनों भाई हैं ना, एक दूसरे के काम भी नहीं आ सकते क्या?
अरे ऐसी बात नहीं है, पहले बीच में भी तो तुझसे पैसे लिए थे मैंने व्यापार के लिए। अरे तो क्या हो गया भैया, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका मुझ पर पूरा हक बनता है। आप काम शुरू करवा दीजिए, मैं मदद कर दूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन घर में काम होगा छत का, तो खाना कैसे बनेगा? अरे उसकी चिंता आप मत कीजिए, खाना कविता बना देगी आप दोनों के लिए, जब तक छत का काम नहीं हो जाता। नहीं नहीं नहीं, दिव्या पर काम का बोझ बढ़ जाएगा, मैं कुछ बाहर से ही मंगवा लूंगी। अरे नहीं नहीं नहीं, भैया को बाहर का खाना वैसे भी पसंद नहीं है। दिव्या 2 लोगों का खाना ज्यादा बना देगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं कल ही कारीगरों को बुला लेता हूँ फिर। हाँ भैया, आप बिंदास बुला लीजिए। वाह 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 वाह, बिंदास बुला लीजिए, मैं क्यों बनाऊं उनके लिए खाना? दिव्या, हम लोग पास में रहते हैं, लोग तो पड़ोसियों के भी काम आते हैं, और वो तो मेरे भाई भाभी है। आपके भाई भाभी हैं, मेरे तो नहीं है ना, मैं नहीं कुछ करने वाली उनके लिए। ठीक है, मैं खुद बना लूंगा उनके लिए खाना, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यही बस आप यही करते हैं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। आप बैठिए, बना देती हूँ खाना उनके लिए। अरे मेरी प्यारी बीवी, मैं जानता हूं तुम किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ कर ही सकती हो। सही कहा आपने, मैं ये सब उनके लिए नहीं आपके लिए कर रही हूँ, और करती आई हूँ और करती रहूंगी। मैं जानता हूं दिव्या कि तुम मुझे परेशान नहीं देख सकती, लेकिन वो सब भी मेरे अपने हैं, और मेरे अपने मतलब तुम्हारे भी अपने हुए ना। बस अभी मस्का मत लगाइए, बना देती हूँ ना खाना। अच्छा सुनो, अब भाई भाभी के लिए बना रही हो तो लगे हाथ चाचा चाची के लिए भी बना देना खाना। हे भगवान, मेरे पति का कुछ नहीं हो सकता, सदबुद्धि दो इन्हें भगवान। दिव्या चाहे आकाश के घर वालों से कितनी भी चिढ़ती थी, लेकिन वो आकाश को मना भी नहीं कर सकती थी, और आकाश भी कभी भी अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटता था। अरे चाची जी, कहाँ हैं आप? हाँ यहाँ रही आकाश बेटा, आजा आजा बैठ। जी बैठता हूँ, लेकिन पहले ये लीजिए गरम गरम आलू पूरी, जल्दी से खा लीजिए। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, आज तो तेरी चाची के हाथ के बेस्वाद खाने से बच जाऊंगा। अच्छा, तो मैं बेस्वाद खाना बनाती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाग्यवान। अरे चाची जी, चाचा जी तो मजाक कर रहे हैं। आइए बैठिए, गर्मा गर्म आलू पूरी खा लीजिए। और तेरा काम कैसे चल रहा है आकाश? बस आपका आशीर्वाद है चाचा जी। आप बताइए, गुड्डू कनाडा में कैसा है, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब बढ़िया है, बस उसको कुछ पार्सल भिजवाने थे, अगर तू फ्री हो तो भिजवा ना। हाँ हाँ, मैं भिजवा दूंगा चाची जी, आप टेंशन मत करो। हाँ, अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, हमारे बेटे जैसा है आकाश। तभी तो हक से कह रही हूँ ना काम। ठीक है, और भी कुछ काम हो तो बता दीजिएगा चाची जी। अरे आपको पता भी है कनाडा पार्सल भेजने के कितने पैसे लगते हैं, और इसका ऑफिस भी कितनी दूर है। चाचा जी के पास तो कार भी है, वही दे आते। अरे कोई बात नहीं, दे आऊंगा मैं, कौन सी बड़ी बात होगी इसमें। आपको तो कोई बड़ी बात लगती कहाँ है जी। अरे अपने ही तो अपनों के काम आते हैं, देखना मुसीबत में यही सब काम आएंगे मेरे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी यहाँ, आप भी यहाँ, देखते हैं कौन किसके काम आता है। हाँ देख लेना। आकाश एक सकारात्मक और परिवार से प्यार करने वाला लड़का था, और वहीं दिव्या को ये सब चीजें पसंद नहीं थी। फिर भी आकाश के लिए दिव्या उसके रिश्तेदारों के साथ साथ निभा रही थी। लेकिन आज आकाश की किस्मत ने एक नया मोड़ ले लिया, और उसका स्कूटर जाकर ट्रक से टकरा गया। अब इनकी हालत कैसी है डॉक्टर साहब, ये ठीक तो है ना? देखिए, टक्कर काफी जोरदार थी, इसलिए इनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। लगभग 3 महीने तक ये नहीं चल सकते। आपको इनका पूरा ध्यान रखना होगा, इनका पाँव जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए। जी डॉक्टर, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, फिर आप इन्हें घर ले जाइए, पर इनका पूरा ध्यान रखिएगा, वरना इनका पैर पूरी तरह से खराब भी हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप निश्चिंत रहिए, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मेरे भैया भाभी और रिश्तेदार भी हमारे घर के पास ही रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन 2 दिन से तो अस्पताल में कोई दिखा नहीं है आपका रिश्तेदार, बस आपकी पत्नी ये सब कुछ कर रही है। अब वो उन्हें पता नहीं होगा ना, इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दवाइयाँ लिख कर दे देता हूँ। तुमने किसी को बताया नहीं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है? मैंने तो सबको फोन किया था, लेकिन कोई यहाँ अस्पताल नहीं आया। अरे तुमने ठीक से कहा नहीं होगा दिव्या, नहीं तो अभी तक तो सब लोग पहुंच जाते। चलो कोई बात नहीं, अब हम घर चल रहे हैं ना, देखना सब लोग आ जाएंगे। अभी आप आराम कीजिए, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, चाचा जी को फ़ोन कर दो कि वो कार लेकर आ जाए,
मैं ऐसे भी चल नहीं पाऊंगा। ठीक है। हेलो चाचा जी, वो ना हमें आपकी कार की ज़रूरत थी। क्या आप आकाश को लेने आ सकते हैं? दरअसल उनके पाँव में फ्रैक्चर हुआ है तो वो चल नहीं पा रहे हैं। अरे बहू, मैं आ जाता, लेकिन मेरे घुटनों में ना बहुत दर्द है, तो मैं कार नहीं चला पाऊंगा। तुम कोई और बंदोबस्त कर लो। हाँ बहू? हाँ ठीक है चाचा जी। क्या कहा? आ रहे हैं ना? ना कहा उन्होंने, कह रहे हैं उनके घुटनों में दर्द है, वो नहीं आ सकते। अच्छा अच्छा, हाँ शायद घुटनों में दर्द होगा, कोई बात नहीं, छोड़ो। आप चिंता मत कीजिए, मैं टैक्सी ले आती हूँ, आप यहीं आराम कीजिए। आकाश की इस हालत के बाद दिव्या अकेले ही उसका ख्याल रख रही थी और अभी तक तो कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया था। दिव्या जैसे तैसे टैक्सी लेकर घर पहुंचती है और आकाश को गाड़ी से बाहर निकालती है। अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, लगता है बैंक से निकलवाने पड़ेंगे। अरे तुम भैया से ले लो ना टैक्सी का भाड़ा, फिर उन्हें वापस कर देना। अब इस वक्त कहाँ बैंक में जाओगी? हाँ ठीक है। अब भैया आप 1 मिनट रुकिए, मैं सामने से अपने जेठ जी से पैसे लेकर आती हूँ। दिव्या सामने अपने जेठ जेठानी के पास टैक्सी के लिए कुछ पैसे मांगने जाती है। अरे दिव्या, मेरे पास तो छुट्टे ही नहीं है। और मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते, तुम तो जानती हो ना, अभी सब्जी पे खत्म कर दिए। भैया बस टैक्सी वाले को किराया देना है, उसके लिए 500 रुपये चाहिए, मैं आपको शाम को लौटा दूंगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैंने पैसे रखना ही छोड़ दिया है और अभी अभी हमने घर की छत पर इतना खर्चा किया है, इसलिए आजकल ना पैसों की भी तंगी है। हाँ तुम किसी और से मांग लो ना दिव्या। क्या हुआ, ले आई पैसे? उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। मना कर दिया? शायद अभी उनके पास नहीं होंगे। 1 मिनट, मेरे पास शायद घर में कुछ पैसे पड़े हैं, मैं ले आती हूँ। आकाश के इस वक्त में जब उसे सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत थी, तब कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। सिर्फ अकेली दिव्या थी जो दिन रात एक कर उसकी सेवा कर रही थी। अभी आपका पैर कैसा है? अभी तो पहले से काफी बेहतर है। ठीक है, तो कल हम डॉक्टर को दिखा देते हैं। ये सब तुम्हारी सेवा की वजह से हुआ। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मैं चल भी पाता या नहीं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, दुख सुख में वही एक दूसरे के काम आते हैं। अच्छा एक बात बताओगी? पूछिए ना, क्या बात है? तुम हमेशा मुझे रोकती थी मेरे रिश्तेदारों के साथ इतना सब करने के लिए। तुम हमेशा कहती थी कि उनके साथ इतना अच्छा मत कीजिए, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। पर तुम्हें कैसे पता था कि वो सब ऐसे ही है? आकाश, आप दिल के बहुत साफ हैं, आपको सबकी चिंता होती है, अपनों की परवाह होती है। लेकिन जब मैं इस घर में शादी करके आई ना, तब मैंने देखा कि जिन लोगों के लिए आप ये सब कर रहे हैं उन्हें कभी आपसे लगाव नहीं था। आपके भाई कभी आपकी मदद के लिए आगे नहीं आते थे। उन्होंने अपना घर बनवाया, लेकिन आपको किराए के घर में रहने के लिए छोड़ दिया। आपके चाचा चाची की आप इतनी सेवा करते आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपको अपना बेटा नहीं समझा। आपने कभी देखा है कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया भी हो? कभी आपके लिए कोई चीज़ बनाई हो? उन्हें बस आपसे अपना काम निकलवाना था। जब मैं शादी करके आई तो मैंने देखा कि आप अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि वो सब लोग बस आपका फ़ायदा उठाते थे। और एक औरत अपने पति का बुरा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस इसीलिए मैं आपको उनके लिए कुछ भी करने से रोकती थी। और मैं पागल अपने साथ साथ तुम्हें भी उनकी सेवा और काम करवाता था। कभी उनके लिए खाना बनाना, कभी उनके लिए मिठाइयाँ बनाना, कभी उनके घर के लिए अपने तोहफे दे देना। लेकिन तुमने कभी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं किया। गुस्सा होती रही, लेकिन काम हमेशा किया। मैंने ये सब उनके लिए नहीं, अपने पति के लिए किया, क्योंकि आपको खुशी मिलती थी, इसलिए। आकाश, मैं ये नहीं कहती कि आपको अपनों से दूर हो जाना चाहिए। ये समाज औरतों और पत्नियों को गलत समझता आया है। उन्हें लगता है कि हम घर तोड़ते हैं, अपने पति को अपनों से दूर करते हैं, लेकिन हम बस अपने पतियों को मोहरा होने से बचाते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी उनका गलत फायदा उठाए। आज जब मैं इस हालत में हूँ, तब मुझे पता चल रहा है कि मेरी एक पत्नी ही है जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरा साथ निभाया, मेरी सेवा की है। मैं हमेशा कहता रहा कि अपने ही सुख दुख में काम आते हैं, लेकिन मैं ये भूल गया कि पत्नी से अपना कोई नहीं होता। आकाश, मैं नहीं कहती कि सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन जो अपने वक्त बदलने पर बदल जाए, ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहना ही बेहतर होता है। मुझे खुशी है कि तुम मेरी जीवन साथी हो दिव्या। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी अपने की जरूरत नहीं है। आकाश के बुरे वक्त ने उसे काफी कुछ सिखा दिया। उसे समझ में आया कि पत्नी की जगह इस दुनिया में कोई अपना ले ही नहीं सकता।
दिव्या की सेवा से आकाश की हालत में काफी सुधार भी आ गया था और अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। दिव्या देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सूखी मेवे की मिठाई। अरे वाह, सूखे मेवे की मिठाई, क्या बात है। लगता है हम सब सही समय पर आए। हाँ, हमें तो देवर जी की बड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए हमने सोचा कि हम उनसे मिलाते हैं। हाँ, अब कैसा है आकाश बेटा? कविता बहू, आज तो हम सब आकाश के साथ ही बैठेंगे, ये मिठाई भी खाएंगे और खाना भी साथ में खाएंगे। इतने वक्त के बाद आकाश ठीक हुआ है। तुम सबके लिए मिठाई और पकवान बनाओ दिव्या। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मेरा हालचाल पूछने आने के लिए। और रही बात इस मिठाई की, तो ये मैं दिव्या के लिए लाया हूँ, उसे बहुत पसंद है और हम आज बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो आप सबको अपने घर जाकर ही खाना खाना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, हम सब भी तुम्हारे साथ होटल में चलते हैं खाने। क्यों? हाँ, सारे अपने लोग मिलकर खाना खाएंगे। आप सब बाहर खाना खा सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ बाहर जाना चाहता हूँ। सिर्फ एक ही तो पत्नी मेरी है, मेरी जीवन साथी। तो आप सबसे फिर कभी मुलाकात होगी। शुक्रिया आने के लिए। चले मेरी बीवी। हाँ,